अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईसोफेजियल कैंसर के ईसोफेगस के कौन कौन से कैंसर होते हैं और किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होती है। ईसोफेगस के कैंसर मैंने बताया था आपको कि दो होते हैं, एक होता है एडिनोकार्सिनोमा और सेकंड होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इन दोनों में से अगर मैं बात करूं कि आपके यूक्यू में कौन सा आया है तो वो आया हुआ है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके यूक्यूज़ में आ जाता होता है, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि एडिनोकार्सिनोमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके एमसीक्यूज़ में नहीं आ रहा तो उसमें कोई ना कोई बात आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती है, सो आपने उसको अभी साथ ही करना है इसके, ठीक है। लेकिन मेन फोकस आपने स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पे रखना है क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिनेरियो किस तरह बनता है। इसका क्वेश्चन है, अ 65-year-old राइटर विद हिस्ट्री ऑफ 45 पैक्स, मतलब वो 45 पैक्स लेता है सिगरेट्स के। उसको क्या डेवलप हुआ है? प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब ये बात आपने याद रखनी है कि प्रोग्रेसिव का मतलब ये है, अगर कोई चीज़ प्रोग्रेसिव या ऐसा ऐसा डेवलप करती है इसोफेगस के अंदर, जिसने डिस्फेजिया करवाया है सॉलिड्स के लिए एंड लिक्विड्स दोनों के लिए, इसका मतलब ये है कोई ना कोई ऐसी चीज़ अंदर प्रोट्रूड कर रही है जिसने डेवलप किया है, लेकिन स्लोली डेवलप की है, अचानक से नहीं हुआ इसको, ठीक है। उसके बाद है एंडोस्कोपी। जब हमने की एंडोस्कोपी का मतलब ये होता है कि हमें जब विजुअलाइज़ किया अंदर से तो हमें क्या नज़र आया? 5 सेंटीमीटर अल्सरेटेड मैस इन द मिडल एसोफेगस। अब कहाँ पे है इसका? मिडल एसोफेगस में। सबसे पहली बात यह है कि प्रोग्रेसिव उसको डिस्फेजिया हुआ है और उसके बाद मिडल एसोफेगस पे क्या है? अल्सरेटेड मैस है। और इसोफेजियल फंक्शन इज़ नॉर्मल, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो नॉर्मल है, लेकिन कोई ना कोई अंदर की तरफ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई मैस है। तो उन्होंने ए में पूछा है कि कैंसर है तो कौन सी टाइप है इस कैंसर की। हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि आपकी कौन सी टाइप बनती है। ये देखिए, ये है आपकी इसोफेगस। तो इसोफेगस के जो मिड पे होती है वो कौन सी होती है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और एंड पे जो होती है वो एडिनोकार्सिनोमा। और मेनली जो डिस्फेजिया करवाती है वो मेनली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ही करवाती है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अब इसका टॉपिक पढ़ते हैं। हम दोनों कैंसर एक साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका है एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा जो होता है वो इसोफेगस के बिल्कुल डिस्टल पोर्शन पे होता है, जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहाँ पे होता है? मिडल पे होता है मेनली। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये यूक्यू भी है और आपने इसको एज सच याद रखना है। इसके रिस्क फैक्टर्स की आपने हेडिंग देनी है। सबसे पहले है कि इसोफेजियल डिसऑर्डर, कोई इसोफेगस का डिसऑर्डर है वो कौन कौन सा हो सकता है? वो लॉन्ग स्टैंडिंग कोई इसोफेजाइटिस हो सकता है, एक्लेजिया हो सकता है, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अब प्लम्बर विंसन सिंड्रोम क्या होता है इसको हम अभी ही कर लेते हैं क्योंकि ये आपके ईएनटी के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके पैथो के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ प्लम्बर विंसन सिंड्रोम? जब मैंने आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर इसके साथ डिस्फेजिया ऐड कर दें और क्वाइलोनेकिया ऐड कर दें तो ये प्लम्बर विंसन सिंड्रोम बन जाता है। एक्चुअली सिंड्रोम के साथ ना एक चीज़ एसोसिएटेड नहीं होती है बल्कि और चीज़ें भी होती है। मेनली जो ये मतलब होती है, ये होती है मेनली वुमेंस के अंदर। और कौन सी एज में होती है? ये होती है 40 to 70 ईयर्स की जो एजड होती हैं वुमेंस, उनमें मेनली होता है। सिनेरियो आपका इस तरह से आता है कि आप 50-year-old फीमेल जो है वो कहीं खाना खा रही थी, डिस्फेजिया हो गया है और उसको क्वाइलोनेकिया है, तो क्या आप डायग्नोस करेंगे? तो प्लम्बर विंसन सिंड्रोम है। इसमें मेनली होता है कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा, ठीक है, बिल्कुल एंगस पे। इसके अलावा डिस्फेजिया होगा। अब डिस्फेजिया क्यों होता है? एक्चुअली इसकी हमने बता दिया कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ एसोसिएटेड होती है। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो आयरन डिपेंडेंट एंजाइम्स नहीं बनेंगे। वो एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं कि किसी भी जो सेल्स है उसकी डेवलपमेंट के लिए। अगर वो एंजाइम्स नहीं होंगे तो क्या होगा? वहाँ पे एट्रोफिक चेंजेस आ जाएंगी और डिजनरेशन स्टार्ट होना हो जाएगी। फिर क्या होगा कि इसोफेगस के अंदर, ये आपको इसोफेगस नज़र आ रही है, इसके अंदर एक वेब बनाया हुआ है इन्होंने, इसके अंदर एक इसोफेजियल वेब बन जाती है। मीन वहाँ पे पोस्ट क्रिकोइड रीजन के ऊपर, पोस्ट क्रिकोइड रीजन कौन सा होता है? आपका क्रिकोइड जो आपने कार्टिलेज पढ़ी है उसके बिल्कुल पीछे, वहाँ पे जो है एक वेब सा बन जाता है। उसके जैसे जो फूड है वो पास नहीं करता, इसके जैसे डिस्फेजिया हो जाता है। इसके अलावा बीफी रेड टंग भी जो है इसके अंदर डेवलप करती है। ये आपने सारे फीचर्स याद रखने हैं इसके, और प्लम्बर विंसन सिंड्रोम भी आपने अच्छे से इसको याद रखना है। आपके पैथो के में ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद रिस्क फैक्टर कौन सा आएगा, लाइफस्टाइल में क्या आएगा कि अल्कोहल कंजप्शन और टोबैको यूज़। अभी जो हमने सिनेरियो पढ़ा था, एक हमने देखा था, उसमें क्या था कि उसमें टोबैको का यूज़ की हिस्ट्री थी, ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री लाजमी होगी। ये हमारा जो है ना वो डायग्नोस्टिक पॉइंट है। उसके बाद है डाइट्री में क्या आएगा कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, सी, रेबोफ्लेविन, या फिर ट्रेस एलिमेंट्स जो है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, या अगर फूड जो है वो कॉन्टामिनेटेड है फंगल इन्फेक्शन से तब भी, या जो है ना कुछ लोग नाइट्राइट्स ज़्यादा लेते हैं, स्मोक्ड फ़िश लेते हैं, उसमें नाइट्राइट्स वगैरह होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो ये हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, जैसे टाइलोसिस वगैरह होती है, उसमें क्या होती है कि हर चीज़ की थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से इसोफेगस की भी थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और मैंने आपको जब आई पढ़ाया था तब मैंने आपको ये MCQ पॉइंट बताया था कि टाइलोसिस के अंदर जो होती है हमारी आईलिड जो है उसका मार्जिन जो है वो थिकंड हो जाता है। ये आपका MCQ पॉइंट है आई के लिए। उसके बाद है इसके रेडिएशंस भी जो है ना वो करवाती हैं। ये आपके जो है ना रिस्क फैक्टर आपने इसको अच्छे से कर लेना है। अगर हम देखते हैं एडिनोकार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर तो क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जर्ड डेवलप करता है इसोफेगस के बिल्कुल एंड पे, ठीक है, यहाँ पे जर्ड डेवलप करता है। क्योंकि पीछे से जो है यहाँ पे स्टमक था, स्टमक से कंटेंट जाता है, जाने के बाद ये एक्सपोज होता है। एक्सपोज होने की वजह से, रिफ्लेक्स होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मेटाप्लेजिया होता है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ का स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो कन्वर्ट होगा कोलमनार एपिथेलियम के अंदर। इसे हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, बैरेट एसोफिगस। और ये कब होगा, जब इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होगा। बैरेट एसोफिगस के बाद वो कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, एडिनोकार्सिनोमा के अंदर, अगर कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाएँ, ठीक है, या कोई TP53 की म्यूटेशन हो जाए, या फिर इन्फ्लामेशन वगैरह जो है कॉन्टीन्यूस हो, तो वो जो है ना वो एडिनोकार्सिनोमा की तरफ जा सकती है। एडिनोकार्सिनोमा का जो प्रिकर्सर लियन होते हैं वो बैरेट एसोफिगस हो सकता है। उसके बाद हम बात करें अगर, तो उसके बाद जो होती है टोबैको और ओबेसिटी भी इसमें होती हैं, ठीक है, ये हमारी टोबैको होगी और ये ओबेसिटी होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। अगर हम बात करें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की तो किस तरह प्रेजेंट करती है। प्रेजेंट ये है कि डिस्फेजिया, जो अभी हमने देखा कि इसकी डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि डिस्फेजिया होगा, ठीक है। उसके बाद ओडेनोफेजिया का मतलब ये होता है कि पेनफुल स्वेलिंग होती है, मतलब पेन होती है उसको स्वेलिंग के साथ। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन तो हमने कर ली कि जाहिर सी बात है उसको सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही ऑब्स्ट्रक्शन थी, हमने सिनेरियो के अंदर देख लिया। इसके अलावा एक्सट्रीम वेट लॉस होगी, हेमरेज भी हो सकता है, अल्सरेशन भी हो सकती है और एस्पिरेशन भी हो सकता है। अगर हम बात करें एडिनोकार्सिनोमा की तो उसमें डिस्फेजिया होगा, चेस्ट पेन होगा, वेट लॉस होगा, वॉमिटिंग होगी। लेकिन अब देखें डिस्फेजिया दोनों के अंदर ही है और टोबैको की हिस्ट्री भी दोनों में है, लेकिन मेनली टोबैको की हिस्ट्री कहाँ पे होती है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के अंदर होती है। लेकिन एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, जो कि उन्होंने टिपिकल फीचर दिया है वो ये कि वहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो मिड एसोफेगस पे है। तो मिड एसोफेगस में क्या था, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा था। अगर वो लोअर की बात करें तो वो एडिनोकार्सिनोमा होगा। अगर एडिनोकार्सिनोमा की वो UQ में देता भी है, अगर सपोज करें, साथ वो ये मेंशन ज़रूर करेगा कि उसको पहले बैरेट एसोफेगस था, उसको जर्ड था। इस तरह से हम इजीली जो है ना डायग्नोस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी क्या क्या है। इसकी मॉर्फोलॉजी से पहले मैं बताऊँ आपको कि इसकी मॉर्फोलॉजिकल या हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं वेरिगस होते हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। फिर स्पिंडल सेल होते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और बेसिलॉइड होते हैं। ये आपने तीनों याद रखने हैं इसके अंदर। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। अगर हम बात करें तो हमें किस तरह का लियन नज़र आता है। अच्छा, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, हमेशा कि आपके जो स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर जब भी उन्होंने सिनेरियो देना है वो पहले क्लिनिकल फीचर्स देंगे, आपको एक केस रिप्रेजेंट करेंगे कि एक पेशेंट आया है, उसको फ़लाँ सिम्टम्स आ रही हैं, लेकिन उसके बाद लाजमी उन्होंने कोई हिस्टोलॉजिकल पॉइंट या कोई साइट या उसकी अपीयरेंस जो है ना वो लाजमी दी होती है। या वो हिस्टोलॉजिकल पॉइंट हो सकता है या वो ग्रोस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इसके बगैर आपका कोई सिनेरियो मुश्किल है किस तरह का आए। आपने ये बात याद रखनी है इसमें। अगर हम बात करें ग्रोस की तो इसमें कैसे अपीयर होता है, ये ग्रे वाइट कलर का होता है, ठीक है, और प्लाग टाइप होता है, थिकनिंग होती है। मतलब ये अगर सपोज करें ये इसोफेगस है और ये इसके अंदर जो है कैंसर है, तो ये इस तरह से इसका अपीयर करेगी, ठीक है, थिकनिंग से हो जाएगी। इसके बाद जो है ना ये ग्रो करने के बाद थोड़ा सा पॉलीपॉइड मैस बन जाएगा। पॉलीपॉइड मैस कैसे होता है कि थोड़ा सा इस तरह से उभरना स्टार्ट हो जाएगा, पॉलिप्स की तरह बनना स्टार्ट हो जाएगा।
जैसे ही पॉलिप्स बनेगा आप खुद सोचें कि यहाँ पे क्या होगी, अब फूड जो है वो पास नहीं कर सकता। फूड पास नहीं कर सकता तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, डिस्फेजिया डेवलप हो जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अल्सरेट डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव लीन होता है। इसका मतलब ये है कि इसने अब अल्सरेशन प्रोड्यूस कर देनी है, मतलब इसने एक्सपोज हो जाना है, वहाँ पे अल्सर प्रोड्यूस हो गया और बहुत ही डिफ्यूजली तरीके से ये इन्फिल्ट्रेट कर सकता है पूरी की पूरी वॉल के अंदर। जब ये इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा तो वहाँ पे थिकनिंग एंड रिजिडिटी हो जाएगी। थिकनिंग एंड रिजिडिटी की वजह क्या होती है कि जब वो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा वहाँ पे मसल्स के अंदर, उसकी वजह से वो रिजिड और थिकन हो जाएगा, तो ये खुद ब खुद जो है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा और जो है ना वो करीब आ जाएंगे। पहले मैश था, मैश के साथ ये मज़ीद जो है वो थिकन और रिजिड हो गया है। इसकी वजह से ये जो हमारा ल्यूमन है ये और नैरो हो जाएगा, और नैरो होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्फेजिया पेशेंट को डेवलप हो जाता है और हमने लिख दिया है कि नैरो ल्यूमन हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स कौन कौन से होते हैं। सो माइक्रोस्कोपिक फीचर के अंदर आपने लिखना है कि मॉडरेटली टू वेल डिफरेंशिएटेड इसके अंदर सेल्स होती हैं, और उसके अलावा नेस्ट ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स होती हैं, स्ट्रेटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की। ठीक है, इसका जो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है वो बहुत ही ईजी है। वहाँ पे स्क्वेमस सेल्स बड़े ही ईजी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो मैलिग्नेंट के टाइप के होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसकी दी हुई है स्प्रेड जो है वो किस तरह करता है। स्प्रेड ये वहाँ से जो है ना जो अराउंड स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ भी स्प्रेड कर सकता है, इसके अलावा लिम्फ नोड के अंदर स्प्रेड भी कर सकता है। अगर हम बात करें कि ये जो है सराउंडिंग टिश्यूज़ में कहाँ कहाँ जाता है, तो ये जाता है रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर, मतलब लंग्स के अंदर, इसके अलावा जाता है एओर्टा के अंदर, इसके अलावा जाता है मीडियस्टाइनम के अंदर, इसके अलावा जाता है पेरिकार्डियम के अंदर। अगर हम बात करें लिम्फ नोड की, तो लिम्फ नोड की जो स्प्रेड होती है वो डिपेंड करती है कि लोकेशन क्या है इसकी। हमने नो डाउट हमने कह दिया कि मिड एसोफेगस भी होती है, लेकिन मिड एसोफेगस से थोड़ा सा ऊपर भी हो सकती है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकती है, लेकिन एडिनोकार्सिनोमा जो है ना वो मस्ट जो है ना वो बिल्कुल लोअर एंड पे होगा। उसका ये नहीं है कि वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, वो बिल्कुल लोअर एंड पे होगा क्योंकि वहीं पे जर्ड होता है। लेकिन ये थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे कि ये अपर पार्ट पे है, ये मिडिल पार्ट पे, ये लोअर पार्ट पे, इस लिहाज से हम इसको कहते होते हैं। अच्छा, अगर ये है बिल्कुल अपर पार्ट पे तो ये कहाँ पे जाएगा लिम्फ नोड में, तो आपको पता है कि अपर पार्ट पे कौन से नोड्स होते हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं। अगर हम बात करें मिडिल की, तो मिडिल में कौन से होते हैं, मीडियस्टाइनल हो गया, पैराट्रेकियल हो गया और ट्रेकियोब्रोंकियल हो गया, यहाँ पे जा सकता है। और लास्ट की बात करें तो ये गैस्ट्रिक और सीलिक नोड्स में जा सकता है। सो ये इसकी स्प्रेड की हिस्ट्री है। हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी किसकी, एडिनोकार्सिनोमा की। मॉर्फोलॉजी में क्या आएगा कि इसमें जो ना रेस्ड लियन होगा या फ्लैट भी हो सकता है, बिल्कुल पैच टाइप होगा। सपोज करें कि ये जो है हमारा इसोफेगस है, ठीक है, उसके अंदर जो है नीचे की तरफ होगा तो ये हल्का सा पैच इस तरह बनेगा, रेस्ड पैच बनेगा। रेस्ड पैच के बाद ये इज़ोफिटिक मैश बन सकता है, यहाँ पे जो है ये इज़ोफिटिक इस तरह से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, अल्सरेट कर सकता है, इन्वेट कर सकता है। सारी सी बात है, कैंसर इसने इन्वेट करना ही करना है। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक की, तो ये ट्यूमर जो है ना प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि हमने कहा ये एडिनोकार्सिनोमा है, इसका मतलब ये इसने ग्लैंड्स बनाने हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ उसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की ऑर्गेनाइजेशन थी, वो नॉर्मल नहीं लग रहे थे, लेकिन वो मैलिग्नेंट सेल्स ही थे, लेकिन थे तो वो स्क्वेमस एपिथेलियम के ही। लेकिन यहाँ पे है ही ग्लैंड्स, जब ग्लैंड्स होंगे तो म्यूसिन प्रोड्यूस करेंगे और बैक टू बैक ग्लैंड्स होंगे, मतलब बिल्कुल करीब करीब जो है ना ग्लैंड्स पड़े होंगे। सो ये इसकी एडिनोकार्सिनोमा की माइक्रोस्कोपिक फीचर है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है ना इन दोनों कार्सिनोमा की समझ आ गई होगी और डायग्नोस करना भी आपके लिए ईजी हो गया होगा। सो ये आपका एक और सिनेरियो है, इसको आप देख लें एक दफ़ा। ठीक है, जो मैंने आपको इसोफेगस की प्रॉब्लम्स पढ़ाई थी उनमें मैंने बताया था कि कुछ ही यूट्यूब्स हैं, हम वही रीड करेंगे। इसके अलावा जो पॉइंट जितने भी मैंने बताए थे आपको वहाँ पे पॉइंट्स टॉपिक्स बताए थे इसोफेगस के, वो आपने जस्ट रीड करने हैं और ये आपने यूट्यूब के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हम सिनेरियो देखते हैं कि एंडोस्कोपी इन अ 55 ईयर ओल्ड मैन नाउन केस ऑफ जर्ड रिवील्स। ठीक है, एक पेशेंट आया है, वो जर्ड का है, उसके हमने एंडोस्कोपी की है, तो हमें क्या मिला, हमें मिले टंग्स ऑफ वेलवेटी रेड म्यूकोसा एक्सटेंडिंग इनटू लोअर इसोफेजिस फ्रॉम स्टमक। सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं कि एक पेशेंट का इसोफेगस है, ठीक है, उसको जर्ड है, जर्ड से वो पहले ही सफ़र कर रहा है। अब आपको पता है कि जर्ड वाला पेशेंट है तो उसके बाद से क्या डेवलप कर सकता है, जर्ड के बाद उसको बैरेट एसोफेगस ही हो सकता है। और आपकी बुक में मॉर्फोलॉजी के अंदर ये बड़ी ही वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ है कि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, ग्रोस
टंग्स और पैचेस ऑफ रेड वेलवेटी म्यूकोजा जो कि एक्सटेंड करती है अपवर्ड फ्रॉम द लोअर जंक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पेल स्कैमस म्यूकोजा प्रोक्सिमली होती है। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो है वो नॉर्मल होती है, नीचे जो होती है वो वेलवेटी अपीयरेंस होती है। इस टाइप की वेलवेटी जो है ना वो अपीयरेंस होती है। और इसकी बड़ी अच्छी डायग्राम भी आपकी बुक में बनी हुई है, वो आप उसमें से देख लें। उसके बाद कहते हैं डायग्नोसिस क्या बना इसका। डायरेक्ट एसोफेगस बहुत ही सिंपल से इसका आता है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आता इसका। अच्छा, फीचर्स जो हैं इन बायोप्सी में हमें क्या मिलेंगे। बायोप्सी के अंदर हमें फीचर्स मिलेंगे कि इसके अंदर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो गया है, हमें सेल जो है मेटाप्लेजिया की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं इसके अंदर। कॉम्प्लिकेशन जो होंगी इसके अंदर वो अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है, आपने बताना है कि अल्सर बन सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर बन सकता है इसके अंदर, अगर कंस्ट्रक्शन हो जाए स्ट्रक्चर बन सकता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया हो जाए, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेजिया हो जाए उसके बाद क्या डेवलप कर सकता है, एडिनोकार्सिनोमा डेवलप कर सकता है। सो ये आपकी 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये आपने इसमें नोट कर लेनी है। आप जस्ट ये जो अच्छे से करना है, बाकी आप जस्ट रीड करें, क्योंकि अगर बाकी टॉपिक्स मैं आपको करवाती हूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपके रीड करने वाली हैं और बहुत ही सिंपल सी हैं। सो मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपके जो मेनली यूक्यूज़ वाले टॉपिक्स हैं वो अच्छे से करवा दूँ, क्योंकि उन्हीं में ही बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं मेनली।